हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 6 हम कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की। हमने राइट, फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं हम अपने। फंडामेंटल राइट के अंदर हम बात कर रहे हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट है क्या। हमने राइट टू इक्वलिटी पढ़ लिया, हमने राइट टू फ्रीडम पढ़ा। आज का राइट का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ का मीनिंग होता है कि भारत का जो भी सिटीजन है उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने का और उसकी पर्सनल लाइबिलिटी को, लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने का। लिबर्टी मतलब उसकी आज़ादी को और उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने का जो गारंटी है वो कौन देता है? वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, हमारा संविधान देता है कि भारत का जो भी नागरिक रहेगा उसकी लाइफ जो रहेगी सेव है, प्रोटेक्ट करेंगे। आर्टिकल 21 कंफर ऑन एवरी पर्सन द फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हर एक आदमी जो भी भारत का नागरिक है उसके पास किस चीज का? जीवन का पूरा अधिकार है, अपनी लिबर्टी का, अपनी उसकी आज़ादी का अधिकार है। इट से दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये कहना चाह रहा है कि भारत में जो भी नागरिक है वो आराम से अपना क्या करेगा? लाइफ को एंजॉय करेगा, जिएगा, उसकी एक अपनी आज़ादी है, सिर्फ उन चीज़ों को छोड़ के जो कि लॉ, बट एक लॉ के कायदे कानून में रह के वो सारी चीज़ें कर सकता है। समझ आ गई? अब ऐसा तो नहीं है कि भाई किसी को जीवन का अधिकार दे रखा है, इससे अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय करने का अधिकार दे रखा है, एक पर्सनल लिबर्टी का अधिकार दे रखा है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो कुछ भी करे अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं है। उसको लॉ के अनुसार, उसको कानून कायदे के अनुसार ही वो अपनी लाइफ को क्या करेगा? सर्वाइव करेगा, अपनी लाइफ को जिएगा। सही समझ आ गई? अब यहाँ पे क्या है पर्सनल लिबर्टी का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल लिबर्टी? पर्सनल लिबर्टी होता क्या है? पर्सनल लिबर्टी is inclusive consent and include various rights like right to information, right to bail, right to get free legal aid, right to have clean environment। पर्सनल लिबर्टी का मीनिंग यहाँ पे काफी कुछ हो सकता है। किसी पर्सन का कोई भी जानकारी लेने का अधिकार है, वो कोई भी जानकारी ले सकता है। राइट टू इंफॉर्मेशन उसके पास है, राइट टू इंफॉर्मेशन। किसी भी पर्सन के पास बेल लेने का अधिकार है। बेल मतलब अगर वो अरेस्ट हो गया, वो कस्टडी में चला गया, तो वो बेल ले सकता है। किसी भी पर्सन के पास कोई भी लीगल सहायता लेने का अधिकार है। किसी भी पर्सन के पास एक अच्छा इन्वायरमेंट होने का भी अधिकार है, कि उसके साथ एक क्लीन इन्वायरमेंट हो, उसके पास एक क्लीन इन्वायरमेंट हो, वो वाला अधिकार भी एक पर्सन के पास है। तो यहाँ पे किस चीज का अधिकार होता है? यहाँ पे अधिकार होता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी का अधिकार। आर्टिकल 21 जो बात करता है कि भाई हर एक पर्सन के पास अब उसकी लाइफ और उसकी पर्सनल लिबर्टी का पूरा अधिकार है, जो उसे कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A किस बारे में बात करता है वो बात कर लेते हैं। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार। जो ये शिक्षा का अधिकार है, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? कब इसको लाया गया था? दिस वाज इंट्रोड्यूस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट 2012 में, 2022 में। 2022 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक संशोधन हुआ था, चेंज हुआ था, जिसमें क्या किया गया था? हर एक बच्चे के पास, भाई जो भी बच्चा है उसके, जो भी 6 साल से लेके 14 साल का बच्चा है, उसके पास क्या है? गवर्नमेंट उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का राइट देती है। 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे का क्या है? फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार है। समझ आ गई?
Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेशन। भाई किसी को जबरदस्ती अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। आर्बिट्री लिखो, आर्बिट्री अरेस्ट का मीनिंग होता है किसी पर्सन को जबरदस्ती गिरफ्तार कर लेना और उसको जेल में रखना। किसी पर्सन को जबरदस्ती गिरफ्तार कर लेना और उसको जेल में डाल देना, वो होता है आर्बिट्री पर्सन। कि क्या किसी पर्सन को जबरदस्ती गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं? नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट्स हमें बोलता है, आर्टिकल 22 इस बारे में बात करता है। आर्टिकल 22 प्रोवाइड द फॉलोइंग सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट। भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो, हमारे संविधान का जो आर्टिकल 22 है, वो ये कह के चलता है कि किसी भी पर्सन को जबरदस्ती ऐसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। A person who is arrested cannot be detained in the custody unless he has been informed as soon as may be on the ground of such arrest. किसी भी पर्सन को जबरदस्ती जेल के अंदर नहीं डाला जा सकता, कस्टडी के अंदर नहीं, उसको कस्टडी में नहीं रखा जा सकता जब तक कि उसको बता नहीं दिया जाए कि किस आरोप के बेसिस पे आपको क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। समझ आ गई? क्लियर है? Yes, sir. पॉइंट नंबर 2, such person shall have right to consult and to be defended by legal practitioner of his choice। भाई अगर किसी पर्सन को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसको किसी भी वकील को से कंसल्ट लेने का अधिकार है। कि वो, अगर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है किसी आरोप के चक्कर में, और जबकि वो हो सकता है बेगुनाह था, तो वो क्या कर सकता है, वो किसी भी वकील से सलाह ले सकता है। उसके पास राइट है, राइट टू कंसल्ट, और अपना केस लड़ सकता है किसी वकील के द्वारा। एंड टू बी डिफेंड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। वो किसी भी वकील को क्या कर सकता है, अपने बिहाफ पे केस क्या कर सकता है, लड़वा सकता है। वो डिफेंड कर सकता है किसी वकील के द्वारा, अपनी भी चॉइस के किसी भी वकील को वो क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। समझ आ गई? Yes, sir. आगे आते हैं पॉइंट नंबर 3। अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है, a person who is arrested and detain him to be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of such arrest, excluding the time of journey, and such a person shall not be detained in the custody beyond 24 hours without the authority of magistrate। भाई ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है और उसको रोका गया है, अपने पास अपनी कस्टडी में रखा गया है, तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। मान लो कि भाई मैजिस्ट्रेट जेल से लेके मैजिस्ट्रेट कोर्ट तक जाने के लिए, मैजिस्ट्रेट तक जाने के लिए लगा लो 1 दिन लग जाता है, तो उस 1 दिन को काउंट नहीं किया जाएगा। जर्नी वाला टाइम, जो टाइम ऑफ जर्नी है, कि भाई जाने में जो टाइम लगता है वहां तक, वो टाइम नहीं काउंट किया जाएगा। उससे अलग जो 24 घंटे हैं उनको लिया जाएगा, पर 24 घंटे से ज्यादा उसको नहीं रखा जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? अगर 24 घंटे से ज्यादा रखना है, किसी में मान लो पुलिस ने किसी पर्सन को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, तो 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते, जब तक कि मजिस्ट्रेट को, उससे पहले मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा। अगर आपने मजिस्ट्रेट से अथॉरिटी ली है तो आप 24 घंटे से ज्यादा भी रख सकते हो। समझ आ गई? Yes, sir. ठीक है ना? पर ये है कि भाई जो ये आर्टिकल 22 है, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। आर्टिकल 22 एप्लीकेबल नहीं होता। मान लो किसी एनिमी को पकड़ा आपने, कि मान लो पाकिस्तान का कोई बंदा था, उसको पकड़ के रख लिया, तो ये आर्टिकल 22 उस बंदे पे एप्लीकेबल नहीं होगा। किसी आतंकवादी को आपने गिरफ्तार किया, तो आर्टिकल 22 उस आतंकवादी पे नहीं लगेगा। समझ आ गई? Yes,
Yes, sir. हाँ, समझ आ रही है ना? Yes, sir. अब आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन का मीनिंग क्या होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मीनिंग क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन का मीनिंग होता है डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल। भाई बिना कुछ सुने, बिना कोई सुनवाई किए हुए, बिना कोई सुनवाई किए हुए उस पर्सन को बिना सुने क्या कर लेना, डिटेन कर लेना। डिटेन का मतलब क्या होता है, अपनी कस्टडी में रख लेना। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मीनिंग होता है डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल। The objective of the preventive detention is to punish a person for having done something but to prevent him for doing something। इसका मीनिंग क्या होता है? प्रिवेंटिंग डिटेंशन का मीनिंग होता है कि अगर किसी उसको, इसका मीनिंग पुनिशमेंट नहीं है, ये सजा नहीं होती। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है वो सजा नहीं होती। उसका मीनिंग होता है कि भाई अगर किसी ने गलत किया है तो उसको दोबारा से गलत करने के लिए, रोकने के लिए उसको प्रिवेंटिव डिटेंट किया जाता है, उसको कस्टडी में रखा जाता है कि भाई जब तक, मान लो एक पर्सन ने मर्डर किया, कोई मर्डर करके अब उसको पुलिस ने पकड़ लिया, जब तक उसकी कोई सजा नहीं हो जाती तो वो किस में रहेगा, पुलिस की कस्टडी में रहेगा, पुलिस के पास रहेगा। तो इसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। भाई बिना सुनवाई से पहले जब पुलिस उसको अपनी कस्टडी में रखती है ताकि वो दोबारा से कोई गलत काम ना करे, तो उसको बोला जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। समझ आ गई? Yes, sir. अब आते हैं आगे। सेफगार्ड क्या है अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन? सेफगार्ड क्या है, क्या क्या सेफगार्ड है प्रिवेंटिव डिटेंशन के? 22 आर्टिकल 22 contain the following safeguard against preventive detention. Such a person cannot be detained for a longer period more than 3 months unless an advisory board constituted of persons who are or have been or are qualified to be High Court judge are reported before the expiration of the said period of 3 months that there is in opinion sufficient cause for such detention। ये कहना चाह रहा है कि भाई किसी भी पर्सन को 3 महीने से ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रखा जाएगा। किसी भी पर्सन को 3 महीने से ज्यादा, जब देखो एक होती है डिटेंशन करना, एक होती है इम्प्रिजनमेंट करना, दोनों में फर्क होता है। इम्प्रिजनमेंट का मीनिंग होता है, इम्प्रिजनमेंट जो होती है सजा होती है, डिटेंशन जो होती है वो सजा नहीं होती। डिटेंशन उसको पकड़ लिया जाता है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए डिटेंशन किया जाएगा, 3 महीनों के लिए। Such a person cannot be detained for a longer period than 3 months unless advisory board constitute of person who are have been or are qualified to be judge have been reported before the expiration of said period of 3 months that there is an opinion sufficient cause for such detention। कि भाई उसको 3 महीने से ज्यादा के लिए डिटेन नहीं किया जाएगा जब तक कि एक पर्सन जो है जिसको अपॉइंट किया गया है, एक एडवाइजरी बोर्ड जो है जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, किसके द्वारा, जिसमें कौन होगा, क्वालिफाइड जज होंगे हाई कोर्ट के, जो अपनी रिपोर्ट ना कर दे। भाई उसको क्यों क्या नहीं किया गया है, क्यों डिटेन किया गया है, उसको क्यों पकड़ा गया है, जब तक कि उनका कोई सफिशिएंट कोज ना आ जाए, उससे ज्यादा पीरियड के लिए उसको नहीं रखा जाएगा। समझ आ गई? जब तक कि एडवाइजरी बोर्ड को रिपोर्ट नहीं किया जा सकता कि आपने इसको क्यों डिटेन किया है, जब तक आपको सफिशिएंट कोज ना बता दो, और जब तक कि एडवाइजरी बोर्ड को भी ना लगे कि भाई हाँ जेन्युइन रीजन था उसको डिटेन करने का, तब तक आप 3 महीने से ज्यादा उसको जेल के अंदर, उसको अपनी कस्टडी के अंदर नहीं रखोगे। द अथॉरिटी ऑर्डरिंग द डिटेशन ऑफ पर्सन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ shall communicate to him as soon as the ground on which the order for such detention has been made and afford him the earliest opportunity of making representation against the order। भाई जो अथॉरिटी ने, जिस अथॉरिटी ने डिटेंशन का ऑर्डर दिया है, डिटेंशन का ऑर्डर दिया है, वो रीजन भी बता के चलेगी कि क्यों उन्होंने ये ऑर्डर पास किया, और ये भी बता के चलेगी कि भाई
कि भाई जिसके अगेंस्ट ऑर्डर पास किया गया है कि वो अपनी बात रखे, बताए कि भाई आप क्या कहना चाहते हो। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, सेफ गार्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ सेफ गार्ड दिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने सेफ गार्ड क्या क्या दिए हैं, मान लो किसी को शक की बेसिस पे, मान लो किसी का मर्डर हुआ, पुलिस को किसी मिस्टर ए पे शक हो गया कि भाई इस बंदे ने मर्डर किया है। हो सकता है उसने मर्डर ना किया हो, लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पुलिस ने उसको पकड़ा, अब उसको अपनी कस्टडी में रख लिया। भाई लॉ कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आर्टिकल 22 कहता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 3 महीने के लिए उसको क्या कर सकते हो, रख सकते हो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा आप उसको 3 महीने के लिए रख सकते हो। और अगर किसी अथॉरिटी ने उस मतलब डिटेंशन का, उसको पकड़ने का ऑर्डर दे दिया है, अगर अथॉरिटी ने पकड़ने का ऑर्डर दे दिया है, उसको कस्टडी में लेने का ऑर्डर दे दिया है, तो रीजन भी बताना पड़ेगा कि क्यों उसको कस्टडी में लेने का ऑर्डर दिया है। और जिस पर्सन को पकड़ा गया है उसको उसकी बात रखने का भी मौका दिया जाएगा। समझ आ गई? सही समझ आ गई? क्लियर है? Yes, sir. हाँ। It may, however, be noted that while the ground for making the order are to be supplied, यहाँ से it may be noted that while the ground for making the order are to be supplied, the authority making such order is not bound to disclose those facts which considered to be against the public interest. कि भाई क्या है, क्या हुआ, किसी को पकड़ने का ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर आ गया कि भाई पकड़ना है इसको, तो कई बार क्या होता है कि उन चीजों को भाई अथॉरिटी उन चीजों को बताने के लिए बाउंड नहीं होगी जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, जो कि क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, पब्लिक हित के खिलाफ है। जो चीजें, अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक हित के खिलाफ है, तो अथॉरिटी उन चीजों को बताने के बाउंड नहीं होगी। आप फिर क्या कर सकते हो, बिना बताए भी, बिना रीजन बताए भी क्या कर सकते हो, किसी पर्सन को कस्टडी में ले सकते हो, अगर ऐसा करके आप पब्लिक हित में कोई चीज कर रहे हो तो, ताकि पब्लिक के अंदर कोई दिक्कत ना आए, पब्लिक के अंदर कोई ऐसी वो ना हो, पब्लिक जब का जो हित है वो खराब ना हो, तो आप कर सकते हो। समझ आ गई? कोई डाउट स्वेच्छा? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. हाँ, अब वीडियो को अच्छे से देखते रहा करो, जो भी मैं बोलता हूँ उसको नोट कर लिया करो कि सर ने बोला क्या है, ताकि समझ आए। समझ आई? हाँ, sir. हाँ, अब बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। एक्सप्लॉइटेशन का मीनिंग होता है किसी का शोषण करना। एक्सप्लॉइटेशन का मीनिंग होता है शोषण करना। पुराने टाइम में क्या होता था, जमींदार छोटे छोटे मजदूरों को, किसानों को अपने खेत में क्या करते थे, जबरदस्ती काम करवाते थे कि भाई काम करो, और उनको पैसा भी नहीं देते थे, सारा दिन उनसे क्या करते थे, बेकार में काम करवाते थे। या कई बार क्या होता था कि भाई पुराने टाइम में जबरदस्ती बच्चों को पकड़ के उनसे वो करवाई जाती थी, भीख मंगवाई जाती थी। तो इन चीजों को रोकना, इन चीजों को रोकना, अगर किसी का शोषण हो रहा है तो उनके शोषण को रोकना, ये हमें फंडामेंटल राइट देता है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 23 और 24। अब आर्टिकल 23 की बात करते हैं। आर्टिकल 23 किस बारे में बात करता है? आर्टिकल 23 impose a complete ban of traffic in human beings, federal and other similar form of forced labor। अब ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स का मतलब क्या होता है? पुराने टाइम में क्या होता था, लोगों को ट्रैफिक की तरह यूज किया जाता था, लोगों को मतलब इस तरह से उनके ऊपर सामान लाद लाद के इधर उधर भेजने का काम किया जाता था, उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता था, उनसे जबरदस्ती कुछ भी करवाया जाता था। लेकिन अगर आज के टाइम पे किसी से जबरदस्ती ऐसे काम किया, उसकी मर्जी के बिना काम किया जा रहा है, तो उसको एक्सप्लॉइटेशन बोलेंगे। अगर ऐसा होता है तो वो पुनिशेबल है, उसमें उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी आपको। समझ आ गई?
Yes, sir. आगे बात करते हैं। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स क्या होता है? ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स क्या होता है? ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स मीन्स टू डील इन मैन एंड वुमेन लाइक गुड्स such as to sell or let otherwise dispose of. Beggar means involuntary work without payment. ये कहना चाह रहा है, ट्रैफिक का मीनिंग ये होता है कि भाई लोगों को, स्त्रियों को चीजों की तरह यूज करना, उनको बेचना। पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुआ करती थी, महिलाओं को बेच दिया जाता था, या बैगर, उनसे जबरदस्ती भीख मंगवाई जाती थी। तो आज के टाइम पे अगर ऐसा होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के खिलाफ है, और संविधान उन चीजों को बिल्कुल मना करता है। अगर ऐसा होता है तो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। समझ आ गई? आगे बढ़े। Yes, sir. प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। भाई अगर 14 साल से कम उम्र की बच्चों से, 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चों से अगर आपने काम करवाया तो वो भी क्या है? वो भी भारत के संविधान के खिलाफ है, और उसके लिए भी आपको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अगर किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी उसके माइन के अंदर, माइन मतलब कोई भी खदानों में, खदानों के अंदर अगर आप क्या करा रहे हो, किसी से, किसी बच्चे से काम करा रहे हो, तो वो भी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और अगर ऐसा होता है तो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। समझ आ गई? आगे बढ़े। अब बात करते हैं। Yes, sir. हाँ, राइट टू फ्रीडम एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल, आर्टिकल 25, आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या बात करता है, उसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 25 गिव, आर्टिकल 25 गिव टू एवरी पर्सन द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइस एंड राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोगनेट रिलीजन। ये कहना चाह रहा है कि भाई आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइस, कॉन्साइस मतलब किसी भी धर्म को आप कंसाइज कर सकते हो। आप किसी भी धर्म के अंदर पूजा पाठ कर सकते हो, आप किसी भी धर्म के रीति रिवाजों को मान सकते हो। आपके ऊपर किसी तरह से ऐसा नहीं है। समझ आ गई? बट Yeah. the freedom is subject to restriction imposed by the government on the ground of public order, morality and health. पब्लिक ऑर्डर के लिए अगर धर्म परिवर्तन, अगर किसी का धर्म परिवर्तन, आप किसी, अब ये है, किसी को अगर आप पॉलिश करके, किसी के माइंड को आप ऐसा करके धर्म परिवर्तन करवा रहे हो, फोर्सफुली किसी से धर्म परिवर्तन करवा रहे हो, या धर्म परिवर्तन समाज के खिलाफ है करवाना, तो आप नहीं कर सकते ऐसा। जैसे क्या होता है, जैसे अभी द केरला स्टोरी अगर आपने फिल्म देखी हो, उसमें जिस तरह से धर्म परिवर्तन हो रहा है, वो क्या है? वो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के खिलाफ है। अगर आप किसी से जबरदस्ती करवाते हो, किसी के माइंड को पॉलिश करके, किसी को उल्टी सीधे पट्टी पढ़ा के आप धर्म परिवर्तन करवा रहे हो, किसी से उल्टी सीधी पूजा पाठ अगर आप करवा रहे हो, जो कि क्या है? समाज के हित के खिलाफ है। ठीक है ना? तो ऐसा करना भी संविधान के खिलाफ है, और ऐसा करना भी क्या है? जरूरी नहीं। वैसे हर एक पर्सन की अपनी इच्छा है। अगर कोई पर्सन अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपने होशो हवास में किसी धर्म को परिवर्तन अपना रहा है, तो वो कर सकता है, कोई आपको रोक नहीं सकता। समझ आ गई? जी सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। आपके पास पूरी आज़ादी है, आप क्या कर सकते हो? किसी भी धर्म का, या किसी भी वो जिस चैरिटेबल संस्था को आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो, इस्टेब्लिश कर सकते हो। किसी भी धार्मिक और चैरिटेबल संस्था को आप क्या कर सकते हो?
इस्टेब्लिश कर सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा। अगर आप कोई धार्मिक काम करना चाहते हो, अगर आप कोई चैरिटेबल काम करना चाहते हो, आप समाज के भलाई के लिए अगर आप कोई काम करना चाहते हो और उसके लिए आप कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन, बड़ा कोई एसोसिएशन कोई बना रहे हो, है ना, आप कोई वृद्ध आश्रम बना रहे हो, आप कोई वो अनाथालय बना रहे हो, तो आप बना सकते हो, आपके पास फ्रीडम है, आपको कोई नहीं रोकेगा। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। जी सर। टू मैनेज इट इज ओन अफेयर इन द मैटर ऑफ रिलीजन। भाई क्या है, धर्म के नाम पे, धर्म के मैटर को लेके आप धर्म के किसी काम में कोई कामकाज कर रहे हो, धर्म का कोई कामकाज कर रहे हो, अब आप किसी धार्मिक काम के लिए कोई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने धार्मिक काम के लिए अपनी जमीन को क्या कर दिया, किसी मंदिर मस्जिद किसी के नाम करवा दिया, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ आ गई? अगर आपके पास पूरा अधिकार है, अगर आप किसी गुरुद्वारे में देखभाल करते हो, आपका काम है, किसी मंदिर के अंदर आप पुजारी हो, मंदिर को आप पूरे अच्छे से मैनेज करते हो, तो आप कर सकते हो, आपके पास पूरा अधिकार है, आपको कोई मना नहीं करेगा, आपको कोई रोकेगा नहीं, ये फंडामेंटल राइट है आपको। समझ आ गई? जी सर। ठीक। अब क्या है, फ्रीडम हैज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन। ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि भाई हमारे पास अगर धर्म को किसी धर्म को प्रमोट करने के लिए, किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए, हाँ, आप क्या कर सकते हो, आपके पास फ्रीडम है टू पेमेंट ऑफ टैक्स। किसी भी पर्सन को, नो पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू पे टैक्स द प्रोसीड विच आर स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटेड इन द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द प्रमोशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। ये कहना चाह रहा है कि किसी भी पर्सन को जबरदस्ती फोर्स नहीं किया जाएगा, किस चीज के लिए, कि भाई किसी धर्म प्रचार के काम को प्रमोट करने के लिए कोई टैक्स पे करना, तो आपकी पूरी फ्रीडम है। अब क्या है, कई बार क्या होता है, कोई धर्म का काम होता है, धर्म के काम के लिए आपके घर में कौन आते हैं, पर्ची काटने के लिए आते हैं कि चलो कोई धार्मिक काम हो रहा है, पर्ची कटवाओ। गांव में, समाज में, आपके एरिया में मान लो कोई बड़ा कोई धर्म का काम हो रहा है, आपके घर पे पर्ची काटने के लिए लोग आ रहे हैं, भाई पर्ची कटवाओ, और आप आपके पास राइट है, आप कर सकते हो पेमेंट, आप फ्री हो, आप जो भी आपको कोई दान देना है, कोई दक्षिणा देना है, कोई टैक्स देना है, कुछ भी देना है, आप कर सकते हो, लेकिन आपको करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा कि भाई आपको देना देना है, आपकी मर्जी है, आपको कितने पैसे देने हैं, 200 देने हैं 200 दो, 500 देने हैं 500 दो, हाँ, लाख देना लाख दो, वो आपकी श्रद्धा है। धर्म के नाम पे किसी को फोर्सफुली पैसे देने के लिए वो नहीं किया जाएगा, कंपेल नहीं किया जाएगा। समझ आ गई? क्लियर है? कोई डाउट? शुभेच्छा, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके। Freedom has to attendance at religious instruction or religious worship in educational institution. Article 28 state that no religious instruction can be provided in any educational institution wholly maintained out of state fund. However, this prohibition does not extend to educational institution which is administered by the state but has been established under endowment or trust, which require that religious instruction shall be impacted in such institution. ये कहना चाह रहा है, मान लो गवर्नमेंट ने कोई स्कूल बना रखे हैं, स्कूलों के अंदर धर्म के नाम पे
अब स्कूल के अंदर क्या होता है, सारे क्या होते हैं, सारे धर्मों के लोग आते हैं, है ना। बट वहां पे आप एक धर्म को लेके कोई वो कर रहे हो, कोई सार एक धर्म को लेके कोई वो चीज चल रही है। अगर गवर्नमेंट ने कोई स्कूल बना रखा है, गवर्नमेंट ये मान के चलेगी कि सभी धर्मों के लोग हमारे इंडिया में रहते हैं, सभी धर्मों का क्या किया जाए, आदर सम्मान किया जाए, तो स्कूलों के अंदर या किसी भी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या नहीं किया जाएगा, धर्म निर्देशों की बात नहीं होगी, धर्म के बारे में बात नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि बच्चों को ये कहा जाएगा कि अगर एक स्कूल के अंदर हिंदू मुस्लिम सब बच्चे हैं, लेकिन वहां पे बोला जा रहा है कि डेली मस्जिद जाया करो, सिर्फ मस्जिद जाया करो, आप नहीं कर सकते। आप किसी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को, सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आप मस्जिद जाया करो, नहीं भाई, जिसका जो धर्म है अपने धर्म के अनुसार आप मस्जिद, वहां पे प्रोहिबिटेड है। लेकिन मान लो कोई इंस्टीट्यूशन खुला है, कोई स्कूल खुला है, लेकिन वो स्कूल किसी, मान लो किसी ऐसी चैरिटेबल ट्रस्ट ने चलाया है, मान लो गुरुद्वारा के अंदर वो स्कूल आता है, गुरुद्वारा, गुरुद्वारा के अंदर गुरुद्वारा कमेटी ने कोई स्कूल ओपन करवा रखा है, और उन्होंने बोला हुआ है कि भाई डेली की डेली यहाँ पे क्या होगा, पाठ होगा, यहाँ पे डेली के डेली गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ होगा। तो भाई वहां पे फिर क्या हो सकता है, वहां पे उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर वो पूजा पाठ जो भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है वो दी जा सकती है। समझ आ गई। अगर गवर्नमेंट का कोई स्कूल है, गवर्नमेंट ने कोई स्कूल बनाया है, उस स्कूल के अंदर ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा। बट अगर किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने, किसी ऐसी रिलीजियस ट्रस्ट के अंदर कोई ऐसा स्कूल बना हुआ है, कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई कॉलेज बना हुआ है, तो जो जो जिस भी धर्म की वो ट्रस्ट है, तो वो इंस्ट्रक्शन दे सकती है कि भाई आप इस धर्म से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन है वहां पे आप लागू करोगे। समझ आ गई, क्लियर है, कोई डाउट? Yes, sir. Clear है। हाँ, तो आप उस तरह से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें आप ये चीजें करके यहाँ पर चल सकते हो। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 एंड 30, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। माइनॉरिटी क्या होता है? अल्पसंख्यक। माइनॉरिटी क्या होता है? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक क्या है? मतलब मान लो किसी भी एरिया के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर, जो जहां पर सबसे कम जाति या धर्म के लोग रहते हो, बेसिकली धर्म के लोग होते हैं, यहाँ पे जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी जो दिए गए हैं वो किसके बेसिस पे दिया गया है? धर्म के बेसिस पे दिए गए हैं। जैसे भारत के अंदर अल्पसंख्यक कौन है? भारत के अंदर अल्पसंख्यक कौन है? जैसे पारसी हो गए, पारसी, जैसे क्रिश्चियन हो गए, जैन, जैसे ये क्या होते हैं, जैसे क्रिश्चियन हो गए, ईसाई, ये सब क्या है? ये अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक। द वर्ड माइनॉरिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माइनॉरिटी शब्द डिफाइन नहीं किया गया। द सुप्रीम कोर्ट in the DAV College, Jalandhar versus State Punjab seem to have stated that the law on the point. It is said that minority should be determined in relation to a particular impugned legislation. The determination of minority should be based on the area of operation of a particular piece of legislation. If it is state law, the population of the state should be kept in mind, and if it is the central law, the population of the whole India should be taken into account. पॉपुलेशन को देखा जाता है। माइनॉरिटी किस बेसिस पे डिसाइड की जाती है? पॉपुलेशन के बेसिस पे, कि कितनी कितनी परसेंट लोग जो हैं हिंदू धर्म के हैं, पर कितने परसेंट लोग जो हैं ईसाई धर्म के हैं, कितने परसेंट लोग जो हैं मुस्लिम इस्लाम को मानते हैं, उन्हीं के बेसिस पे देखा जाता है। जो सबसे कम पॉपुलेशन होती है, जिस भी रिलीजन की सबसे कम पॉपुलेशन होती है, उसको बोला जाता है माइनॉरिटी। उसको क्या बोला जाता है? माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का मतलब समझ आ गया
कि भाई एक राज्य के अंदर, एक स्टेट के अंदर सबसे कम पॉपुलेशन वाले जिस धर्म के लोग रहते हैं उस धर्म वाले लोगों को बोला जाता है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी समझ आ गई? यस सर। हाँ, तो आज इतना तक ही, यहीं तक हम करेंगे। जितना भी हुआ है वीडियो देखना, बुक ओपन करना, पढ़ना शुरू करना, और जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताए हैं उनको देख देख के चलना है, यहाँ पे पढ़ना। समझ आ गई? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी तरह का सुवेक्षा? कोई डाउट आया हो? नो सर। ओके, चलो।